पहली तस्वीर है गाजा में इजरायल के उस नॉन स्टॉप हमले की, जहां विनाशक बमबारी से गाजा का अल जायतून दहल चुका है और मिसाइल हमले में तबाह बहुमंजिला इमारत की ये तस्वीर। गाजा के ही अल जायतून में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की भी एक तस्वीर सामने आई है, जहां इजरायली हमलों में कई रिहायशी घरों को तबाह कर दिया गया और लोगों को जबरन विस्थापित करने के भी आरोप। ये गाजा के अल जायतून में आईडीएफ के उस ग्राउंड ऑपरेशन के बाद धमाके की वो खौफनाक तस्वीर है जिससे साफ है कि कैसे इसी इजरायली हमले में रिहायशी घरों को टारगेट किया गया। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए गाजा से आई इन तस्वीरों के साथ बड़ा सवाल होगा कि आखिर किस तरीके से अब अल जायतून को दहलाया जा रहा है। गाजा का वो इलाका जहां विनाशक बमबारी को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। साफ है इजरायल लगातार गाजा को टारगेट करते हुए नॉन स्टॉप हमलों को अंजाम दे रहा है और लोगों को जबरन विस्थापित करने की भी आरोप। अब खार्किव में यूक्रेन के विनाशक हमले की तस्वीर, जहां ड्रोन हमले में रूस के आर्टिलरी ट्रक को कैसे तबाह किया गया, ये देखिए। पहले से ध्वस्त, पुल से नदी पार कर रहा था ये ट्रक। यूक्रेन की महुरा ब्रिगेड का विध्वंसक एक्शन। और कुपियांस्क में रूसी सेना पर बहुत बड़े हमले को लेकर भी खबर है, जहां यूक्रेन के हमले में रूस के 2 टैंक तबाह हो गए। इसी हमले में 3 MTLB एम्फीबियस व्हीकल नष्ट। 40 सैनिकों के साथ आगे बढ़ रही रूसी सेना। तो यूक्रेन के हमले में रूस के टैंक कैसे तबाह हुए, यूक्रेन में ही खार्किव में ही कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, ड्रोन हमले में रूस की आर्टिलरी ट्रक को कैसे तबाह किया गया। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां ध्वस्त पुल से ही नदी पार कर रहे ट्रक को टारगेट करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। वहीं कुपियांस्क में भी रूसी सेना पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। एक बार फिर गाजा फ्रंट से वो तस्वीर, जहां इजरायल के मिसाइल हमलों से हड़कंप मचा है और सेंट्रल गाजा की मार्केट एरिया में यह मिसाइल गिरी। एक पल के लिए सब कुछ सामान्य लग रहा था क्योंकि सामान खरीद रहे थे लोग, लेकिन अचानक पीछे से हुआ ये पोस्ट धमाका। मार्केट एरिया में सेंट्रल गाजा में मिसाइल आते थे। इसी मिसाइल अटैक के बाद अफरा तफरी मच गई। कई इमारतें भी इजरायल के इस हमले में तबाह हुई। अब गाजा के रिहायशी इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन की हकीकत, क्योंकि सड़क पर इजरायली टैंकों के विध्वंसक एक्शन की एक तस्वीर सामने आई है, जहां नागरिकों पर सीधी फायरिंग आईडीएफ के ये टैंक कर रहे हैं। आपको बता दें इजरायल के 75% हिस्से पर इजरायली कब्जे का भी दावा किया जा रहा है, जहां सड़क पर इजरायली टैंक और सीधा वार विध्वंसक एक्शन। वहीं एक मार्केट एरिया में किस तरीके से आकर मिसाइल गिरी, कैसे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, इन 2 हमलों से साफ है। एक और बड़ी खबर है और ये वॉशिंगटन में ट्रंप के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की वो तस्वीर, जहां व्हाइट हाउस के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप मस्ट गो के नारे लगाए। अब सर्बिया में व्यूसिक सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की भी तस्वीर सामने आई है, जहां सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी के कार्यालय पर हमला हुआ है और प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। पिछले कई दिनों से लगातार उग्र होते प्रदर्शन की ये लेटेस्ट तस्वीर है। आपको बता दें पुलिस ने 24 घंटे में 18 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। तो बहुत बड़ी खबर है और ये पुतिन ट्रंप को चैलेंज, जहां यूरोप देता रहेगा हथियार। फिलहाल बड़ी खबर ट्रंप पुतिन वार्ता के 36 घंटे बाद रूस पर बड़े हमले को लेकर भी है, जहां रूस के वोरोनेज में ड्रोन से हमले को कैसे अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर आपके सामने होगी। रूस के रेलवे स्टेशन को टारगेट किया गया, रूसी सेना की सप्लाई लाइन को भी किया गया टारगेट। तो एक तरफ वार्ता और वार्ता खत्म होते ही बड़े हमलों को दिया गया अंजाम। रूसी सेना के सप्लाई लाइन को टारगेट किया गया और मॉस्को में रेलवे ट्रैक पर भी बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें वेयर हाउस पर यह हमला बताया जा रहा है शिरबेंका में। हमले के बाद वेयर हाउस में लगी भीषण आग की यह तस्वीर। वेयर हाउस के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया।
एक और तस्वीर, और ये रूस के ऑयल रिफाइनरी में धमाके की वो तस्वीर जहां वेलगोराद में ही रिफाइनरी पर हमला हुआ, धमाका हुआ। 2 दिन बाद फिर एक बार वेलगोराद कैसे दहल गया उसकी तस्वीर देखिए। रूसी रिफाइनरी पर ड्रोन से हमले की यह खबर है। रिफाइनरी के आसपास काला धुआं फैल चुका है। तो लगातार कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। वेरोनोज, मॉस्को और वेलगोराद। रिफाइनरी पर हमला, वेयरहाउस पर हमला, रेलवे स्टेशन पर हमले की ये वो तस्वीर है। सुधाकर सर, किस तरीके से इन तस्वीरों के माध्यम से समझना जरूरी है कि अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमले और एग्रेसिव हो चुके हैं, सिचुएशन और इग्नाइट हो चुकी है। सुरभि, नमस्कार। सर। तहे दिल से धन्यवाद आपको, हमारे दर्शकों को भी, मेरे डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट साहब को बधाई हो। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में चाहे यूक्रेन की तरफ देखिए या मिडल ईस्ट की तरह, ये लड़ाई की रफ्तार और गहराई बढ़ती जाएगी मेरे अंदाज के मुताबिक। इसको रोकना या थामना आज की परिस्थिति में इतना इजी नहीं है। ये काफ़ी मुश्किलात पेश आएगी और जब तक एक स्टेटमेंटशिप, लीडरशिप नहीं दिखाया जाता है विश्व में, तब तक ये लड़ाई को बंद करना बहुत मुश्किल है। राइट, बिल्कुल। और आपने रीजन भी बता दिया कि आखिर किस तरीके से ये सिचुएशन और इग्नाइट हो जाएगी। लेकिन इस बीच यूक्रेन को वेपन सप्लाई यूरोप जारी रखेगा, ये एक और बहुत बड़ी खबर है। अब अलास्का बैठक के बाद रूस के खिलाफ एकजुट यूरोप और कीव को सुरक्षा गारंटी कोलिशन ऑफ द विलिंग देगा। यूक्रेन की नेटो एंट्री चाहते हैं यूरोपीय देश और जंग खत्म करने के लिए ट्रंप के प्रयासों का समर्थन, ये एक और बहुत बड़ी खबर है। हालांकि यूक्रेन को नॉन स्टॉप वेपन सप्लाई का आज के इस हालात में मतलब समझना जरूरी है। और प्रोफेसर साहब, इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि अमेरिका रूस बातचीत के बीच ही यूक्रेन को वेपन सप्लाई यूरोप जारी रखेगा। अब फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड समेत यूरोपियन यूनियन के ऐलान को लेकर खबर समझना जरूरी है, क्योंकि कीव को सुरक्षा गारंटी कोलिशन ऑफ द विलिंग देगा और यूक्रेन की नेटो एंट्री को रूस वीटो नहीं कर सकता। जंग खत्म करने के लिए ट्रंप के प्रयासों का समर्थन और अपने क्षेत्र पर फैसले का अधिकार सिर्फ यूक्रेन को ही है। ओवर टू यू प्रोफेसर, बिकॉज ये समझना जरूरी है कि आखिर एक तरफ यूरोपियन यूनियन का अडिग रहना अपने इस समर्थन को लेकर, वहीं अमेरिका पर निर्भर होने के बावजूद आज के इस हालात में इस तरीके का फैसला, क्या इसका भी कोई इफेक्ट नजर आ सकता है आने वाले दिनों में? देखिए सुरभि, नमस्कार बुलाने के लिए मुझे। इसमें यूरोप जो है बिल्कुल एक नेग्लेक्टेड फील कर रहा है। उसको लग रहा है कि जिस ढंग का महत्व उसको दिया जाना चाहिए था इस सारे प्रोसेस में, वो नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं कि यूरोप ने यहाँ पे यूक्रेन को हमेशा सपोर्ट किया, मिलिट्री माध्यम से सपोर्ट किया, नाटो के मेंबरशिप की भी उन्होंने बात की थी, यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप की भी बात की थी। लेकिन इसके बावजूद जो अभी जो सारे डील्स हो रहे हैं, सारा जो प्रोसेस हो रहा है, यूरोप में को उसको पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। और यूरोप को ट्रंप पे भरोसा नहीं है। पहली बात तो यह है, उनको लगता है कि ट्रंप कहीं इस ढंग का चीज़ कमिट कर दें, या फिर जो जेलेंस्की हैं जिनकी मीटिंग होने वाली है तो उन पे दबाव बनाने की कोशिश करें, तो उससे यूरोप बचना चाहते हैं और अपने आप को फिर से इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहते हैं, जो भी नेगोशिएशन की प्रक्रिया चल रही है। सवाल मैंने उस आधार पर भी किया था कि क्या इसका कोई इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि बड़ी खबर है, पुतिन पर भरोसा, यूरोप की सुरक्षा से खिलवाड़ और यूक्रेन से जंग नहीं रोकना चाहता रूस। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का ये दावा आखिर है क्या? अलास्का बैठक के बीच पूरी रात रूसी बमबारी को लेकर ये बड़ी बात सामने आई है। दूसरों की कीमत पर ग्रेटर रूस पुतिन चाहते हैं, ये बड़ा दावा किया गया है। अब एक और बहुत बड़ी खबर है, उससे पहले देखिए किस तरीके से ईरान से चीन तक बड़ी जंग की दस्तक को लेकर यह खबर सामने आ रही है। और बहुत बड़ी खबर उस तस्वीर के आधार पर आपके सामने रखेंगे जहां यह साफ है कि कैसे अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ताइवान पर हमला नहीं करेगा चीन, एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ट्रंप के रहते ताइवान पर हमला नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर यह सनसनीखेज दावा आखिर है क्या? क्योंकि जिनपिंग ने हमला नहीं करने का भरोसा दिया है, यह बात ट्रंप ने कही है। अब हमला नहीं करेगा चीन, ट्रंप की तरफ से कहा गया। दावा क्या है पहले ये जानिए। ट्रंप ने दावा किया, मेरे रहते ताइवान पर हमला नहीं करेगा चीन। ट्रंप का दावा यह भी कि जिनपिंग ने हमला नहीं करने का भरोसा दिया है और जिनपिंग ने ट्रंप से कहा, मैं अभी धैर्य बनाए हूं।
अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ट्रंप के दावे से अलग जरूर है। यूएस रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक चीन हमला कर सकता है, यही अभी तक की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा था। लेकिन एक और बड़ी खबर, क्योंकि ताइवान पर हमले की चीन की तैयारी को लेकर ये एक और बड़ी खबर है, जहां चीन की एलीट यूनिट युद्ध की तैयारी कर रही है। चीन की सी ड्रैगन फोर्स हमले की ट्रेनिंग ले रही है। समंदर के रास्ते ताइवान पर हमले की इसे तैयारी माना जा रहा है। चीन के सैन्य तैयारियों पर ब्रिटिश न्यूज एजेंसी की भी एक रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि इस रिपोर्ट के आधार पर चीन की इस सी ड्रैगन फोर्स की तैयारी के बारे में क्या दावा किया जा रहा है, उससे पहले इस खबर को इस लिहाज से समझिए, जहां ट्रंप ये कह रहे हैं कि ट्रंप के रहते ताइवान पर हमला नहीं होगा। ये चीन की तरफ से उन्हें भरोसा दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर ही है सनसनीखेज दावा। वहीं दूसरी तरफ ताइवान पर हमले की चीन की तैयारी को लेकर क्या दावे किए गए हैं, यही डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि ताइवान पर हमले को तैयार सी ड्रैगन, चीन की सीक्रेट एलीट यूनिट सी ड्रैगन युद्ध की तैयारी में जुटी है। अंडर वाटर अटैक की तैयारियां सी ड्रैगन यूनिट कर रही है। ताइवान के शहरों में ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी सी ड्रैगन की है और अर्बन वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी ये माहिर है। हालांकि अदन की खाड़ी में कई अभियानों में सफल रही है सी ड्रैगन और यमन से चीन के नागरिकों को बाहर निकालने में भी अहम भूमिका निभाई है। सुधाकर सर, हाउ डू यू इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट? ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे रहते चीन हमला नहीं करेगा, जबकि यही रिपोर्ट्स अमेरिका से सामने आती है दावा ये करते हुए कि टारगेट 2027 है। सुबह मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं, आप सही मुद्दे के ऊपर आप उंगली रखे हैं और उसको क्वेश्चन के तौर पे आप रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। देखिए, लड़ाई का जब हम इवैल्यूएट करते हैं मिलिट्री साइंस के मुताबिक, ये बातों बातों में या किसी का वादा करना और उसके आधार पर ये विचार कर लेना और सिद्धांत कर लेना कि उन्होंने कहा है लड़ाई नहीं होगी, इसको हम मान्यता नहीं देते हैं। मान्यता उसको देते हैं एक इंटेंट और कैपेबिलिटी, दो के बीच में अंतर होता है। इंटेंट क्या है ये एक्चुअली उसको इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल है। इंटेंट बदल सकता है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं बदलेगा। तो कैपेबिलिटी जो चीज़ नहीं बदलता है उसको अगर आप उसको इवैल्यूएट करते हैं तो चंद एक चीज़ें उभर के आते हैं सामने। नंबर वन, क्या चाइना के पास कैपेबिलिटी है? क्या उसका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस नहीं है? क्या इसने रिहर्सल किया है अभी तक? नॉर्मंडी ऑपरेशन, इसी तरह मिलता जुलता एम्फीबियस ऑपरेशन 3 साल पहले, असली लड़ाई से 3 साल पहले उन्होंने तैयारी शुरू कर दिया था। इनका ग्रुपिंग हो गया था, कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की इनकी तालमेल जो शुरू हो गया था, रेडियो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गए थे। क्या वो शुरू हुआ है? नहीं हुआ है। क्या इतना आसानी से रात सोच के सुबह वो लॉन्च कर सकते? नहीं कर सकते। तो अगर 2027 तक करना है, मेरे ख्याल से चाइना का शुरू का जो सिग्नेचर है ये दिखाना शुरू कर दिया। जैसे आप सी ड्रैगन की बात कर रहे हैं, इसी तरह उनके एम्फीबियस फोर्सेस है, लेकिन इनकी मोबिलाइजेशन, एक जगह इकट्ठा होना, असेंबली होना और जो रिहर्सल करना अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के पास कैपेबिलिटी है, इंटेंट चाहे कुछ भी हो, ये चाइना के पास कैपेबिलिटी है, चाइना की तैयारी ये संकेत दे रही है, लेकिन सवाल तो अभी भी ये बना हुआ है कि आखिर ट्रंप जी पर भरोसा कैसे कर रहे हैं और इस तरीके का बयान किस आधार पर दे रहे हैं। हालांकि प्रोफेसर राजन, इस पर आगे आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि चीन के बलबूते ईरान कैसे अब युद्ध की तैयारी कर रहा है उसको लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर है और ये ईरान में इजरायल से युद्ध की तैयारी को लेकर खबर है। चीन की मदद से एयर डिफेंस मजबूत ईरान कर रहा है। ईरान को मिले HQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, रिपोर्ट में इसको लेकर दावे किए गए हैं। चीन के पहले HQ-9B सिस्टम की डिलीवरी को लेकर यह बड़ी खबर है। तेल के बदले ईरान को मिले HQ-9B, यानी चीन की मदद से एयर डिफेंस कैसे मजबूत हो रहा है, इसी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। फिलहाल ईरान के युद्ध की तैयारी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान को चीन का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम मिला और ईरान को चीन के HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम मिले। हालांकि तेल के बदले चीन से HQ-9B मिसाइल सिस्टम मिले और न्यूक्लियर फैसिलिटी की सुरक्षा के लिए HQ-9B की तैनाती भी की जाएगी। 300 किलोमीटर रेंज वाला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम HQ-9B को लेकर ही ये खबर है। एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक कर HQ-9B हिट कर सकता है। एक और बड़ी खबर है और ये यमन की राजधानी सना में भीषण धमाके की वो तस्वीर, जहां हजीज पावर स्टेशन पर विध्वंसक हमले को कैसे अंजाम दिया गया, ये देखिए। आपको बता दें, पावर स्टेशन में एक के बाद एक 2 धमाकों को लेकर खबर है। पावर स्टेशन में धमाके के बाद सना में भारी बिजली संकट। और
और सना में हमले के बाद आईडीएफ की चेतावनी। एक और बड़ी खबर है, हुती की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। इजरायली नौसेना के मिसाइल बोट से हमले को लेकर खबर। हुती के हमलों का करारा जवाब दिया आईडीएफ की तरफ से, ये कहा जा रहा है। फिलहाल आईडीएफ किस स्तर पर इन ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, बड़ी खबर यही है। हुती की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का आईडीएफ दावा कर रही है। सना में ही हमले के बाद आईडीएफ की ये चेतावनी, जहां इजरायली नौसेना के मिसाइल बोट से हमला किया गया और हुती के हमलों का करारा जवाब। तो अजीज पावर स्टेशन पर विध्वंसक हमले की ये पहली तस्वीर आपके सामने। पावर स्टेशन में एक के बाद एक 2 धमाकों को लेकर ये खबर सामने आई। वहीं सना में हमले के बाद आईडीएफ की चेतावनी, जहां आईडीएफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। और सना में जिस तरीके से धमाके हुए उसके बाद बिजली संकट पैदा हो चुका है। हुती के इंफ्रास्ट्रक्चर को आईडीएफ तबाह करने का दावा कर रहा है। और ईरान से युद्ध की तैयारी में जुटा इजरायल। एक और बड़ी खबर है, बॉर्डर पर लेजर डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर एरो 4 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन भी तेज। इजरायली रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल की यह चेतावनी, इजरायली डिफेंस फोर्स हर परिस्थिति के लिए तैयार है। तो दोनों अपने अपने स्तर पर कैसे युद्ध की तैयारी को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं। प्रोफेसर राजन, यही अगला सवाल आपसे होगा। उससे पहले एक क्विक इंफॉर्मेशन, क्योंकि इजरायल ईरान जंग राउंड 2 का ये अलर्ट, एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती इजरायल बढ़ा रहा है। बॉर्डर पर एडवांस लेजर डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर दावा, बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने वाले डेविड स्लिंग सिस्टम को तैनाती को लेकर खबर। एरो 4, एरो 3 और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन तेज। एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध की तैयारी इजरायल कर रहा है। ओवर टू यू प्रोफेसर राजन। जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पे जो स्थिति पैदा हो गई है ईरान और इजराइल के बीच में, तो एक ऐसा कंडीशन हो गया है जहाँ पे कि निगोशिएशन की बात नहीं चल रही है, परपेचुअल वार जैसी स्थिति है। और कई उसके मोहरे हैं, कई आपने देखा गजा के साथ चल रहा है, गजा पे उनके कब्जे करने की तैयारी है। इसका मतलब है कि वार वहाँ कभी ख़त्म होने की संभावना लग नहीं रही है। दूसरा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करता रहेगा, जिसका मतलब है कि जो अटैक्स अभी हुए हैं उसके फिर से अटैक होने की संभावना भी है। तीसरी तरफ आपने देखा कि किस ढंग से हौती पे भी अटैक हो रहे हैं और हुती भी इजराइल पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति है कि कभी भी युद्ध वहाँ पे भड़क सकता है। और वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि जो शांति की बात जैसे रूस यूक्रेन में चल रहा है वैसी शांति वहाँ पे बिल्कुल स्थापित नहीं हो सकता है, क्योंकि स्थिति काफ़ी खराब और नाजुक है वहाँ पे। और इस ढंग के छिटपुट झगड़े तीनों ओर से चलते रहे। कुछ दिन बाद आप यह भी देख सकते हैं लेबनान में जो कि अभी शांत है, वहाँ पे भी यह स्थिति वैसी हो सकती है, क्योंकि जो रूट कॉज है जिसकी बात पुतिन यूक्रेन में कर रहे थे, रूट कॉज यहाँ पे गजा है। और गजा को सॉल्व करने का प्रयास ना तो अमेरिका कर रहा है और ना ही इजराइल कर रहा है। ईरान के प्रयास के बावजूद भी वह कुछ ज़्यादा वहाँ पे कर नहीं पा रहा है। और ईरान को सपोर्ट अब चीन भी कर रहा है और हो सकता है कि रूस भी करेगा। रूस तो कर ही रहा है लेकिन भविष्य में भी करेगा। तो वैसे में मुझे लगता है कि वह जो युद्ध की स्थिति वहाँ पे बनी रहेगी और वहाँ पे कोई शांति की संभावना मुझे तो नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि अगली बड़ी खबर भी सुनिए और समझिए सर, क्योंकि ईरान में नए युद्ध की तैयारी अब शुरू हो चुकी है, जहां आईआरजीसी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अलर्ट मोड में स्पेशल मिसाइल यूनिट भी बताई जा रही है। ईरान पर हमले की चेतावनी का जवाब, हमला हुआ तो करारा जवाब देगा ईरान। अब यही एक और बड़ा सवाल कि अगर ये बड़ी तैयारी बड़े संकेत देती है तो अगले विध्वंसक वार किस एक्सटेंट तक हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के हमलों से दहलेगा इजरायल। यही एक और बड़ी खबर है और इजरायल के लिए सरप्राइज होगा ईरान का ये हमला। ईरानी सेना प्रमुख मोसावी की इजरायल और अमेरिका को ये वार्निंग, दोबारा हमला हुआ तो कोई संयम नहीं बरतेगा ईरान। हालांकि ईरान वर्सेस इजरायल राउंड 2 का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है? सुधाकर सर, सवाल आप ही से करूंगी, क्योंकि फिलहाल खबर पर एक जानकारी, ईरानी सेना और आईआरजीसी नए युद्ध की तैयारी में जुटी हैं। ईरानी सेना की मिसाइल यूनिट नई तैनाती कर रही है। आईआरजीसी की सैन्य यूनिट को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ईरानी सेना प्रमुख मोसावी ने इजरायल को यह चेतावनी दी है, तेहरान पर दोबारा हमला हुआ तो कोई संयम नहीं बरतेगा ईरान। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ की धमकी के बाद अलर्ट। और इसमें सर क्या सीधे इजरायल को टारगेट करते हुए ईरान ने पहले राउंड के इस वॉर में एक महज ट्रेलर दिया था? क्या अब राउंड 2 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है सर? मेरे अंदाज और रिसर्च के मुताबिक सुरभि, ये बिल्कुल जो दूसरा पॉइंट आप बताए कि दूसरा पहलू वो शुरू हो चुका है और इसको आगे किस तरह बढ़ावा दिया जाएगा इसकी तैयारी चल रही है। और दूसरी बात ये आता है कि क्या व्हाट नेक्स्ट मेरे ख्याल से ये काउंटर अटैक और काउंटर अटैक ये चलते रहेगा, रेट्रीब्यूशन, जब तक यूक्रेन जैसा माहौल नहीं पैदा होता है, यूएस को इंटरवेंशन हो सकता करना पड़े, तब तक ये युद्ध का विराम
या बंद होना बहुत मुश्किल है। बैक टू यू प्लीज। सर, और व्हाट नेक्स्ट, ये सवाल अगले उस फ्रंट को लेकर भी आप ही से करूंगी सर, क्योंकि पुतिन और ट्रंप को चैलेंज यहां यूरोप देता रहेगा हथियार। ये चैलेंज और यूरोप के हथियार देने की इसी तैयारी को लेकर भी क्या और बड़ी खबरें सामने आई हैं, क्योंकि अलास्का से लौटने के बाद एक्शन में पुतिन और रूस के टॉप अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग को लेकर भी खबर है। यूक्रेन जंग पर नए सिरे से बनाई रणनीति और अलास्का में ट्रंप के साथ बातचीत की जानकारी भी दी। यूक्रेन जंग क्यों हुई, ट्रंप को बताया, ये बात पुतिन ने कही। तो पुतिन एक्शन में है और यूक्रेन टेंशन में। अलास्का समिट के बाद मॉस्को में हाई लेवल मीटिंग के बारे में खबर, रूस के टॉप अधिकारियों के साथ पुतिन की ये मीटिंग और यूक्रेन जंग पर नए सिरे से रणनीति पुतिन बना रहे हैं। कोर टीम को ट्रंप के साथ बातचीत की जानकारी दी गई और ट्रंप को यूक्रेन जंग की मूल वजह बताई। हालांकि संघर्ष के मूल कारणों को हटाने पर ही खत्म होगी जंग, ये बात पुतिन ने भी इन्हें बताई। कब्जा किए क्षेत्रों की मान्यता और यूक्रेन का निशस्त्रीकरण चाहता है रूस, यही एक बड़ी खबर है। हालांकि ज़ेलेंस्की के साथ एक और यूरोपीय नेता वॉशिंगटन जा सकता है। एक और बड़ी खबर है, ट्रंप और ज़ेलेंस्की बैठक पर यूरोपीय संघ की सीक्रेट प्लान को लेकर खबर। ट्रंप के सामने मजबूती से पक्ष रखने की कोशिश में है यूरोप। ज़ेलेंस्की को पुतिन जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलने की आशंका और ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग से पहले पॉलिटिको के जरिए क्या बड़ा दावा किया गया है, यही एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ट्रंप ज़ेलेंस्की बैठक से पहले यूरोप कैसे अलर्ट है। ज़ेलेंस्की के साथ एक और यूरोपीय नेता वॉशिंगटन जा सकता है और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब जा सकते हैं वॉशिंगटन। नेटो चीफ मार्क रूटे भी जा सकते हैं वॉशिंगटन और ट्रंप के सामने मजबूती से पक्ष रखने की ये यूरोप की भी कोशिश है। ज़ेलेंस्की को पुतिन जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, यूरोप को यह आशंका है और ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तनाव होने पर मदद कर सकते हैं अलेक्जेंडर। आगे की बातचीत में यूरोप को शामिल कराने की कोशिश में भी यूरोपीय संघ है। कमिंग बैक टू यू प्रोफेसर राजन, विद दिस फैक्ट जहां पर पुतिन भी ये साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन आज के अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार है और यूक्रेन पर नए रास्ते को देखते हुए ही विकल्प सामने रखे जा सकते हैं। ट्रंप के सामने ये बात पुतिन ने रख दी, लेकिन अब यूक्रेन को लेकर पुतिन की ये क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, यूक्रेन को लेके जो पुतिन की रणनीति की अगर मैं बात करूं तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जो क्षेत्र उन्होंने कब्जा कर लिया है, वो दोनेत्स्क का इलाका, लुहांस्क का इलाका इत्यादि, तो वो उसको वापस नहीं देने वाले हैं, यह तो मान के चले। सवाल यह है कि अगर यह नहीं देते हैं तो यूक्रेन को क्या मिलने वाला है। तो इस पे मुझे लगता है कि अमेरिका और यूरोप है, इस बात पे जरूर ये दोनों मान जाएंगे और उसमें मतभेद उस ढंग का नहीं है कि एक तरह से सिक्योरिटी गारंटी दी जाए। ट्रंप बोल चुके हैं कि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी जाएगी नाटो के फॉर्म में, यानी कि नाटो का मेंबरशिप तो नहीं दिया जाएगा। तो सिक्योरिटी गारंटी का मतलब दो होता है कि क्या यूरोप उसको वहाँ पे उस ढंग का अग्रीमेंट करेगा जैसे क्लॉज 5 होता है नाटो में कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो अग्रीमेंट होता है, तो क्या उस ढंग का कोई अग्रीमेंट करेगा यूक्रेन के साथ, या फिर वहाँ पे जो पहले बात हुई थी कि ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि कुछ मिलिट्री भेज सकते हैं, क्या वो यह भेजेंगे, या फिर मुझे लगता है जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि यूक्रेन को गारंटी इस माध्यम में दिया जाएगा कि आपको वहाँ पे एक तो रूस किसी माध्यम से बोलेगा हम अटैक नहीं करेंगे और दूसरे कि हम आप उसको ट्रेनिंग की बात होगी और कुछ वेपन्स इत्यादि देने की बात होगी। इस पे दोनों यूरोप और अमेरिका पुतिन ने जो इंडिकेट किया उसके जरिए ये साफ नजर आता है कि वो किसी तरीके की एश्योरेंस देने के मूड में नहीं है। अगला सवाल सुधाकर सर आपसे भी करूंगी, क्योंकि यूरोपीय नेताओं को भी ट्रंप ने अब न्योता दिया है। फिलहाल दो बड़ी खबरें बता दूं, क्योंकि व्हाइट हाउस में कल ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बैठक होने वाली है और यूरोप को भी मीटिंग में शामिल होने का न्योता दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े दावे किए गए। अलास्का वार्ता के बाद व्हाइट हाउस में मीटिंग को लेकर ही एक बड़ी खबर है और यूक्रेन युद्ध को लेकर जर्मनी का प्रस्ताव। खबर यह कि यूरोप में पुतिन और ज़ेलेंस्की की वार्ता हो। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है यूरोप में होनी चाहिए त्रिपक्षीय बैठक और फ्रेडरिक मर्ज के हवाले से एएफपी की ये रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है, यही एक और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ट्रंप मर्ज का प्रस्ताव यूक्रेन युद्ध का समाधान, बड़ा सवाल। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है और यूरोप को वार्ता में शामिल करने को लेकर जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है। एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखती हूं, जहां अमेरिका रूस के साथ बुरा हो सकता है कह रहा है और जर्मनी फ्रेडरिक मर्ज ने यूरोप में बैठक का प्रस्ताव दिया है। बड़ी खबर उस लिहाज से भी समझिए जहां जर्मनी कह रहा है, मर्ज की तरफ से कहा गया यूरोप में पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग हो, जबकि अमेरिका में कल व्हाइट हाउस में ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बैठक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ट्रंप ने कहा है यूरोप भी मीटिंग में शामिल हो, स्थायी शांति के लिए यूरोप में वार्ता जरूरी हो,
जरूरी है, ये बात जर्मनी की तरफ से कही जा रही है। अब ऐसे में सुधाकर सर, एक सबसे बड़ा सवाल उस लिहाज से समझना चाहेंगे कि क्या जर्मनी का प्रस्ताव पुतिन मानेंगे? क्या यूरोप में शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यूरोप में पुतिन की गिरफ्तारी नहीं होगी? और यूरोप में आईसीजे की गिरफ्तारी वारंट से कैसे बचेंगे पुतिन? चौथा बड़ा सवाल, पुतिन यूरोप जाते हैं तो क्या गिरफ्तारी वारंट रद्द होगा? ओवर टू यू सुधाकर सर। तो देखिए, आपने 3-4 मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहला चीज हमें यह समझना पड़ेगा, पुतिन अपना स्टेटमेंट डालास्का में जब स्टेटमेंट दिए थे, उन्होंने एक लाइन बहुत अंडरस्कोर किया था कि देखिए, मैं ये छोटा मोटा सीज फायर करना नहीं चाहता हूँ, मैं पीस डील करना चाहता हूँ, ये लड़ाई को बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन खत्म करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा यूरोप और यूक्रेन जो है कोई उसको साबोटाज ना कर दे। ये शुरू हो गया है, उसका साबोटाज का जो एफर्ट है, जो उनके मन में संदेह था, ये शुरू हो गया। दूसरी बात आता है कि मीटिंग की जो लोकेशन है, बिल्कुल सही है, आप सही पॉइंट उठाया है। ये आईसीजे का जो सिग्नेटरी है इन देशों में, अगर पुतिन साहब जाते हैं, ये एक्चुअली नामुमकिन होगा। तो क्योंकि उनका अरेस्ट वारंट डेफिनेटली लाइव होगा और उसको अरेस्ट करने के लिए जो होस्ट कंट्री है वो मजबूर होंगे। तीसरा चीज आ जाता है, ये क्या है, ड्रामा क्या है? ड्रामा ये है, बड़ी पिक्चर हमें वेरी शॉर्टली मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सेंट्रल यूरोप का जो फॉरेन पॉलिसी है, ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, ये एक्चुअली हाईजैक हो रखा है। मैं इसका स्टडी कर रहा हूँ, अभी भी मैं एक स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स हूँ। मेरा निचोड़ अभी तक जो फाइंडिंग है, ये डीप स्टेट ऑफ अमेरिका इसको पूरा बिल्कुल पकड़ रखा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितने भी अपना सपना देखें या कमिटमेंट दे, उनका दिल से वो एक्चुअली चाहते नहीं कि ये लड़ाई इस तरह वो खींचते जाए। वो चाह रहे हैं कि लड़ाई समाप्त होना चाहिए इंडिविजुअली, लेकिन ये डीप स्टेट को काबू लेना। नंबर 2, ये जो यूरोपियन यूनियन या नाटो के जो अलायंसेस है, इसके बीच में जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के बीच में एक दरार आ चुका है, इसकी गैप बढ़ती जा रही है। डर यह है कि नाटो का कहीं तोड़ फोड़ ना हो जाए। इसी डर के वजह से यूरोप नहीं चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मुद्दे के साथ आगे की तरफ बढ़े और ये उनके साथ जोड़ के रहे, ताकि वो यूक्रेन को लड़ाई का बढ़ावा दे। ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन किस हद तक, किस समय में दूर हो पाएंगे, इसके ऊपर अभी कोई कमेंट देना बहुत मुश्किल होगा। यूरोप और ज़ेलेंस्की अब फिलहाल ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ट्रंप और ज़ेलेंस्की में भी बातचीत पर बड़ा दावा किया गया है। भारी तनाव के बीच हुई थी ट्रंप और ज़ेलेंस्की में बात, और अलास्का समिट के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की में 1 घंटे बात को लेकर खबर है। बातचीत में स्थायी समझौते पर जोर ट्रंप दे रहे थे। रूस से तुरंत सीज फायर पर अड़ा था यूरोप, और ट्रंप से कॉन्फ्रेंस कॉल में यूरोपीय नेता भी शामिल हुए थे। और अब एक बार फिर से गाजा फ्रंट से आई वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि गाजा से लेबनान विध्वंसक बमबारी और कहां-कहां किस तरीके से विध्वंसक वार हो रहे हैं, उसकी एक एक तस्वीर अब आपके सामने। क्योंकि गाजा में अभी-अभी आईडीएफ के दूसरे विध्वंसक हमले को लेकर खबर है। हमास लड़ाकों पर ड्रोन से टारगेटेड अटैक कैसे हुआ, उसकी तस्वीर। इसी हमले में 4 लड़ाकों की मौत का दावा। आईडीएफ पर हमलों से पहले हमास पर अटैक। और ट्रंप और पुतिन महामुलाकात के बीच नेतन्याहू ने हमले तेज कर दिए। गाजा में इजरायल की नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक को लेकर खबर बढ़ी है। गाजा सिटी के रिहायशी इलाकों में बमबारी। एयर स्ट्राइक की चपेट में कई बच्चे आए। बमबारी के बीच जान बचाने के लिए भागते नजर आए बच्चे। खौफनाक तस्वीरें, जहां एक तरफ लगातार बमबारी, वहीं दूसरी तरफ चीखते चिल्लाते छोटे छोटे बच्चे किसी तरह इलाके से भागते हुए खुद को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की ये कोशिश। ये देखिए, अब आईडीएफ पर हमास के भीषण हमले की तस्वीर। इजरायली सेना पर विध्वंसक गोलीबारी और घरों के अंदर छिपकर हमले कर रहे हैं हमास लड़ाके। क्योंकि गाजा में पिछले 24 घंटे में तबाही को लेकर खबर है, जहां अल रिमाल, अल दाराज और पश्चिमी राफा में भीषण अटैक। सेंट्रल गाजा और अल जैतून भी हवाई और ड्रोन हमलों से दहले हैं। अल जैतून और साबरा पर इस वक्त सबसे ज्यादा इजरायली हमले हो रहे हैं। रिलीफ कैंप, फूड पैकेट लेने गए लोग, स्कूलों पर बमबारी, दावा यही। और वेस्ट बैंक के पास हिब्रू में भी इजरायली अटैक में 4 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। हकीकत यह है कि 24 घंटे में गाजा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। प्रोफेसर राजू, अब यही तस्वीरों के माध्यम से भी समझ आ रहा है कि खंडर हो चुके इलाके में भी ये सरवाइव कर रहे हैं। खंडर हो चुके इलाके में सरवाइव मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अभी भी आईडीएफ को बड़े स्तर पर इन्हीं इलाकों में ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं।
जी बिल्कुल सुरभि देखिए अभी तो उनका जो लक्ष्य है एक तो कि पहले कि छुड़ाने की जो बात हुई थी उनके पास अभी भी हॉस्टेजेस हैं तो इन सारे इलाके में इस आईडीएफ के कब्जा होने के बावजूद कहाँ पे छुपे हुए हैं सवाल तो यह भी उठता है और वो वहीं पे है दूसरी जगह पे नहीं है दूसरा कि जिस ढंग से अटैक्स हुए हैं वहाँ पे और जिस ढंग का ह्यूमैनिटेरियन एड पे रोकने की कोशिश हुई है तो उसमें इजराइल की काफ़ी उसमें निंदा हुई है। आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्री भी अब पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं और इजराइल की जो पॉलिसी है जिसमें बोल रहा है कि वो गजा को अपने अंदर में रखेंगे टेम्परेरी रखेंगे या लंबे समय तक अपने अंदर में रखना चाहते हैं इस पे उन्होंने अभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया लेकिन वो गाजा को कंट्रोल करके रखेंगे और इस कारण से अब देख रहे हैं कि फ्रांस ब्रिटेन स्पेन और बहुत सारे देश हैं उसको पैलेस्टीन को रिकॉग्निशन देना शुरू कर दिए हैं। तो वैसे में मुझे लगता है कि वहाँ पे स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। ये पता नहीं है कि किस ढंग का सिस्टम होगा। एक जो पहले था कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात होती थी पैलेस्टीन अलग स्टेट इजराइल वो बिल्कुल अब इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो वैसे में वहाँ पे स्थिति खराब बनी रहेगी और कोई सुधरने की संभावना मुझे नहीं दिखती। और यही वजह है सर कि अभी भी कई बड़ी खबरें हैं कि कैसे गाजा में अभी एक और बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है। खबर है अल ज़ैतून इलाके में भयंकर बमबारी को लेकर जहां हमास के 3 ठिकानों पर मिसाइल हमला कैसे हुआ ये देखिए तस्वीर। एक और तस्वीर और ये हमास की बेत हैनोन बटालियन को बड़ा झटका है क्योंकि आईडीएफ ने बेत हैनोन में हमास की सुरंगों को सील कर दिया है। 7 किलोमीटर लंबी सुरंग को कंक्रीट से ब्लॉक किया। 20,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट से ब्लॉक। लगभग 2.5 किलोमीटर सुरंगों को ही विस्फोट कर उड़ा भी दिया गया है। फिलहाल गाजा को पूरी तरह से तबाह करने की चेतावनी और गाजा पर कब्जे की जंग नहीं रोकेगा इजराइल। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का हमास को यह आखिरी अल्टीमेटम है। इजराइल की सभी शर्तें माने हमास और एक ही बार में सभी बंधकों को रिहा करे हमास। तो नेतन्याहू के इस आखिरी अल्टीमेटम को भी सुधाकर सर मैं समझना चाहूंगी क्योंकि एक इंफॉर्मेशन जहां हमास के आंशिक युद्ध विराम के प्रस्ताव को इजराइल ने ठुकरा दिया है। नेतन्याहू की चेतावनी ये कि एक ही फेज में सभी बंधकों को हमास लौटा दे। इजराइल की सभी शर्तों को हमास माने तभी जंग रुकेगी। इजराइल की युद्ध रोकने की शर्त क्या है? हमास के सभी लड़ाके इजराइल के आगे सरेंडर करें, गाजा पर इजरायली सेना का नियंत्रण हो, गाजा में गैर फिलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना हो। लेकिन क्या यह मुमकिन हो सकता है सर? बिकॉज अभी तक हमास झुका नहीं है इजराइल के सामने और ऐसे में हमास के सरेंडर करने का सवाल उसके सामने नेतन्याहू की तरफ से रखी जा रही इन शर्तों के मायने क्या है? फिर इसका मायने यही है कि नेतन्याहू को पता है हमास को किसी भी हालत में वो हरा नहीं सकते हैं। आप फिजिकली उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो लेकिन आइडियोलॉजी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। जितने हमास को वो मारे हैं अभी तक, चाहे 30,000 40,000 जो हो, अनऑफिशियल इनपुट के मुताबिक उससे 2 गुना ज़्यादा लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमास की ट्रेनिंग अभी। तो इसलिए वो मजबूती बढ़ाते जा रहे हैं। जो अंडरग्राउंड टनल्स को डिस्ट्रॉय कर रखे हैं उसकी जो फैलाव है वो बढ़ती जा रही है दूसरी जगह। पहला पहलू जो आपने उठाया ये है। नंबर 2 ये है कि नेतन्याहू साहब का इतने क्रिटिकल क्रिमिनल केसेस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं कि अगर लड़ाई समाप्त हो जाती है तो ये खुद ही फंसेंगे, जेल में जाएंगे। तीसरी बात यह है, आज के दिन में अगर आप चुनौती देखते हैं मिडिल ईस्ट का चुनौती ईरान, जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। एक डॉक्यूमेंट है यूएस का, उसको बोलते हैं क्लीन ब्रेक। ये 1997 में नेतन्याहू एक खुद ही मेंबर थे, उनका सेनेटर और कांग्रेसमैन इसमें मेंबर्स थे। एक डॉक्यूमेंट टॉप सीक्रेट है, वो कहता है चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, साम दाम दंड भेद कर दीजिए, मिडिल ईस्ट में 2 नेशन थ्योरी कभी लागू नहीं हो पाएगा। यानी कि पैलेस्टाइन वो मैप में नहीं है। तो ये जो चीजें हैं उभर के आते हैं, वही दुश्मनी वाली जो है एटर्नल एनिमी इजराइल और ईरान के बीच में ये तनाव रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी जब तक कोई अनदेखी चीजें सामने नहीं आता है जिसके वजह से लड़ाई पूरा समाप्त हो सकता है। और जहां तक आप ये जो कह रहे हैं इनके जो होस्टेजेस हैं, होस्टेजेस नेतन्याहू डिमांड करते रहेंगे क्योंकि देश के जो निवासी हैं उनकी तरफ से डिमांड है हमारा होस्टेजेस को जल्दी से जल्दी वापस करें। अगर वो वापस कर देते हैं हमास के पास लेवरेज कोई नहीं रहेगा। बैक टू यू। अंडरस्टूड सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग सुधाकर सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग प्रोफेसर राजन टुडे। अब बड़ी खबरें एक बार फिर से, पुतिन ट्रंप को चैलेंज और यूरोप देता रहेगा हथियार क्योंकि इस फ्रंट से एक बात साफ है कि कैसे अलास्का में नाकाम शांति वार्ता के बाद रूस के खिलाफ
जंगी तैयारी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं और ये लिथुआनिया की जंगी तैयारी को लेकर खबर है। रूस बेलारूस के पास डिफेंस लाइन लिथुआनिया बनाएगा। 50 किलोमीटर लंबी मल्टी लेवल डिफेंस लाइन बनाने का ऐलान। 3 लेवल की डिफेंस लाइन में एंटी टैंक रिश और बारूदी सुरंगें। फिलहाल इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको दिखाती हूं ये वो लोकेशन जिससे साफ है कि आखिर किस तरीके से नाकाम शांति वार्ता के बीच अब लिथुआनिया की भी ये जंगी तैयारी चल रही है। हालांकि रूस बेलारूस सीमा पर मल्टी लेवल डिफेंस लाइन लिथुआनिया बना रहा है और लिथुआनिया की 50 किलोमीटर लंबी डिफेंस लाइन में कुल 3 लेवल्स होने की बात कही जा रही है, जहां बॉर्डर के पास पहले लेवल पर एंटी टैंक डिश और बारूदी सुरंगें और फोर्टिफाइड ट्रेंच। क्योंकि अभी फिलहाल बड़ी खबर एक और ये भी है कि बेलारूस के पास भी नेटो की जंगी तैयारी और बेलारूस सीमा के पास लिथुआनिया की ये वॉर 350 सैनिकों का 50 विध्वंसक वेपन के साथ अभ्यास। बेलारूस और रूस के हमलों से निपटने की ये तैयारी। नेटो के सैन्य अभ्यास से हाई अलर्ट पर बेलारूस। व्हाइट हाउस में पुतिन की शर्त पर चर्चा। कल ट्रंप और जेलेंस्की की वार्ता में यह चर्चा होगी और यूक्रेन में रूसी भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की मांग। ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्वतंत्रता पर भी जोर। पुतिन की मांग पूरे डॉनबास से यूक्रेन हटे। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। और अलास्का वार्ता पर पुतिन का बयान। रूस यूक्रेन संघर्ष समाधान के करीब। मॉस्को यूएस जल्द जंग खत्म करने पर एकमत। अलास्का वार्ता काफी उपयोगी, ये बात पुतिन ने कही। युद्ध का स्थायी समाधान जरूर।